टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड्स। जैसा कि आपको याद होगा, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज में, अर्बन एरियाज में लोग कैसे प्रोफेशंस फॉलो करते हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। हम इन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं और पिछले पार्ट में हमने काफी सारे प्रोफेशंस कवर कर लिए थे। ये चैप्टर हम एक स्टोरी के थ्रू पढ़ रहे हैं। एक बच्ची है जो अपने कजिन को विजिट करने गई है एक बड़ी सिटी में, और वो ऑब्जर्व कर रही है कि लोग अलग अलग तरह के कौन से काम कर रहे हैं। तो अब वो स्टोरी आगे बढ़ रही है। उसने एक गारमेंट शॉप में गई थी, वो वहां पे उसने बिजनेस पर्सन्स को देखा था कि वो कैसे काम करते हैं। और अब गारमेंट शॉप से निकलने के बाद जो बच्ची है उसने अपने कजिन को बताया कि मुझे अपनी एक ड्रेस में जरी वर्क कराना है। जरी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, और उसने कहा कि मुझे अपनी एक ड्रेस पे जरी वर्क करवाना है। तो उसकी जो कजिन है उसने कहा कि हाँ, वो एक लेडी को जानती है जिनका नाम है निर्मला। निर्मला जो है वो एक गारमेंट फैक्ट्री में ही काम करती है, मतलब एक कपड़े की फैक्ट्री में ही काम करती है। और निर्मला की जो नेबर है, मतलब उनकी जो पड़ोसी हैं, वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो उन लोगों ने कहा कि एक बस लेते हैं, एक बस पकड़ते हैं और चलते हैं सीधे फैक्ट्री एरिया में। ठीक है, वहां पे जाके निर्मला से मिलते हैं, उनको ड्रेस देंगे जिससे वो अपनी नेबर को वो ड्रेस दे दें और उनसे जरी वर्क करवा लें। ये लोग बस पे तो चढ़ गए, लेकिन बस में थी बहुत ज्यादा भीड़, बहुत क्राउडेड थी बस, और हर स्टॉप पे लोग और ज्यादा चढ़ते ही जा रहे थे बस पे। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जो सबको यूज करने हैं। जब बस फाइनली फैक्ट्री एरिया पहुंची, तब वहां पे हर स्टॉप पे लोगों ने उतरना स्टार्ट किया। अब फैक्ट्री एरिया के अंदर में हम जानते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर चौक। क्या हुआ, उस बच्चे ने नोटिस किया कि एक एरिया था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ये लोग जो थे ये जनरली खाली बैठे थे, रेलिंग्स पे, क्रॉसिंग्स पे, ऐसे साथ में ग्रुप्स में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी का वेट कर रहे हैं। तो इस चाइल्ड ने अपने कजिन से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन है, ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो उसकी कजिन ने एक्सप्लेन किया कि ये जो जगह है इसको कहते हैं लेबर चौक। ये जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये डेली वेज वर्कर्स हैं जो हेल्पर्स की तरह काम करते हैं मेजन्स को। तो मेजन्स के जो हेल्पर्स होते हैं, जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, जो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जो हेल्प करा देते हैं, वो लोग यहाँ लेबर चौक में बैठते हैं। इनका काम यूजुअली मैनुअल वर्क इंक्लूड करता है। जितना भी मेहनत से, हाथ से करने वाला काम होता है, ये लोग वो सब करते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे खुदाई करना, डिगिंग करना, लोड्स को लिफ्ट करना, हैवी मटेरियल कहीं से उतारना चढ़ाना, पाइपलाइंस खोदना, टेलीफोन केबल्स लगाना, रोड्स बिल्ड करना, खुदाई करना, इस टाइप के जितने भी मैनुअल लेबर वाले काम होते हैं ये लोग वो करते हैं। और किसी भी सिटी में इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो यही काम करते हैं। तो ये हमें एक और प्रोफेशन के बारे में मालूम पड़ गया। तो अब ये लोग ट्रैवल करते करते पहुंचे फैक्ट्री एरिया में। ठीक है, स्टोरी आगे बढ़ गई। फैक्ट्री एरिया में बहुत सारी छोटी वर्कशॉप्स थी। किसी एक सेक्शन में, एक छोटे से कमरे में लोग सिर्फ सिलाई कर रहे हैं, स्यूइंग मशीन पे काम कर रहे हैं। एक इंसान स्यूइंग मशीन मतलब सिलाई की मशीन ऑपरेट कर रहा था, और वो लोग कपड़े सिल रहे थे। वर्कर्स जो थे वहां पे डे और नाइट शिफ्ट में काम करते थे। मतलब कुछ लोग आते थे जो मॉर्निंग शिफ्ट में आते थे, फिर जब वो घर चले जाते थे तो नाइट शिफ्ट में दूसरे लोग आते थे। एवरी शिफ्ट वाज ऑफ 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे की हर शिफ्ट होती थी। तो हर वर्कर एक मशीन पे काम करता था फॉर 12 आवर्स, और फिर सेम ही मशीन पे एक दूसरा वर्कर आके काम करता था अपनी शिफ्ट में फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। निर्मला जो थी वो भी इनको यही स्टिचिंग यूनिट में ही मिली, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है, हम ये जरी वर्क करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निर्मला के थ्रू फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्मला जो है वो एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में काम करती है, टेलर की तरह। मतलब एक ऐसी कंपनी में जो कपड़े, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, दूसरी कंट्रीज में भेजती है। ऐसी कंपनी में निर्मला वर्क्स एज अ टेलर। ये जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो फैक्ट्री समर क्लोथ्स बनाती है उन लोगों के लिए जो यूके, यूएस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इन सब कंट्रीज में रहते हैं। मतलब यहाँ कपड़े बनने के बाद वहां पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। निर्मला और इनके साथ जो लोग काम करते हैं, इनको काफी लंबी लंबी देर काम करना पड़ता है, स्पेशली विंटर मंथ्स, मतलब दिसंबर टू अप्रैल, क्योंकि इनको समर क्लोथ्स बना के वहां भेजने हैं ना। तो विंटर्स में बनाएंगे तभी तो समर्स में एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसको। तो यूजुअली इनका जो वर्किंग डे होता था वो सुबह 9 बजे शुरू होता था और रात में 10 बजे खत्म होता था। और ये चीज ये लोग 6 डेज अ वीक काम करते थे, मतलब मंडे टू सैटरडे। अगर कभी कुछ अर्जेंट कंसाइनमेंट आ गया, कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो इनको संडेज को भी आना पड़ता था काम करने के लिए। निर्मला की पेमेंट क्या थी? She was paid ₹280 per day for an 8-hour work day। मतलब अगर 8 घंटे काम किया तो उसका पर डे इनको ₹280 मिलता था, और अगर ज्यादा देर तक काम किया तो ₹100 एक्स्ट्रा मिलता था। और क्योंकि हमने बात करी कि ये जो फैक्ट्री है ये क्या बनाती थी, समर क्लोथ बनाती थी, राइट? तो विंटर्स में सारे कपड़े बना के फिर भेज दिए, तो जून तक इनका सारा काम खत्म हो जाता था। अब काम खत्म हो गया है तो फैक्ट्री इतने सारे वर्कर्स का क्या करेगी? तो फैक्ट्री जो है ये अपने स्टाफ को कम कर देती। सो एवरी ईयर अराउंड 3-4 मंथ्स के लिए निर्मला के पास कोई काम नहीं होता था।
तो जून तक निर्मला काम करती थी, उसके बाद कुछ महीनों तक इनके पास काम नहीं होता था और फिर से विंटर्स में काम करती थी। इसको कहते हैं कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट। निर्मला की तरह ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कैजुअल बेसिस पे एम्प्लॉयड होते हैं। इनको तब एम्प्लॉय किया जाता है जब एम्प्लॉयर के पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं या जब उनको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो इनको कहते हैं कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो जितने भी कैजुअल एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो किसी सीजन में कुछ काम करते हैं, फिर किसी और सीजन में दूसरा काम ढूंढते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो इनकी जो भी जॉब्स होती हैं वो परमानेंट जॉब्स नहीं होती, और अब ऑब्वियसली जॉब परमानेंट नहीं है तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। जब काम खत्म हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है और फिर जब काम बढ़ जाता है तो इनको री एम्प्लॉय कर लिया जाता है। तो ये हो गया फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में। अब हम आते हैं कॉल सेंटर्स पे। वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो बड़े शहरों में हो रहा है। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये एक नए तरह का एम्प्लॉयमेंट है जो कुछ सालों पहले इंडिया में हुआ था। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? ये सेंट्रलाइज्ड ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी से कुछ खरीदा, ठीक है, तो उसमें कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है ना, तो जब आप कस्टमर केयर नंबर में फोन करते हो तो एक्चुअली कोई कॉल सेंटर का जो एम्प्लॉई है वो उठाता है और आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर, उसका सोल्यूशन वो देता है। कॉल सेंटर्स जनरली बड़े बड़े रूम्स में सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल वर्क स्टेशन होते हैं, कंप्यूटर होता है, टेलीफोन्स होते हैं और सुपरवाइजर्स होते हैं जो लोगों का काम मॉनिटर करते हैं, और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो कस्टमर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। इंडिया जो है ये एक बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया है, नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंपनीज। जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज हैं, फॉरेन की कंपनीज हैं, वो इंडिया में अपने कॉल सेंटर सेटअप करती हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, और एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे उनको कम पैसे देने पड़ते हैं एम्प्लॉइज को। यहाँ पे लोअर वेजेस में काम हो जाता है, इसलिए काफी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में अपने कॉल सेंटर सेटअप करती हैं। तो अब हो गई कॉल सेंटर्स की बात। फाइनली हम आते हैं ऑफिसेस पे। स्टोरी आगे बढ़ती है और जो बच्ची है उसकी जो आंट है, जो आंटी है जिनके घर पे वो आई है, उनका नाम है सुधा और वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती है। अब जब हम यहाँ पे प्रोफेशंस की बात कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, आपने क्या सोचा है अपने करियर के बारे में, अपनी प्रोफेशन के बारे में। लेट्स गेट अ डिस्कशन स्टार्टेड, लेट्स गेट टू नो कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें वो बताओ, या आपने कोई सपना सोचा हुआ है कि आप कुछ बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई करियर फॉलो करना चाहते हो, तो हमें वो बताओ। सो वी लव टू इंटरेक्ट विथ यू ऑन दैट। ठीक है, तो वापस आते हैं सुधा मैम पे जो मार्केटिंग मैनेजर हैं। फाइनली बच्चों ने सारा काम फिनिश कर लिया और अब वो अपनी आंट से मिलने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने एक ऑटो रिक्शा किया और अपनी आंट के ऑफिस में चले गए। तो जो ऑफिस है, जब वो ऑफिस एरिया में पहुंचने लग गए तो उन्होंने नोटिस किया कि जो ऑफिस है वो एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब आसपास वहाँ पे और भी ऑफिसेस थे। आप देख रहे हो अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी लोकेशन भी अलग अलग, मतलब देयर आर सॉर्ट ऑफ एरियाज डिवाइडेड कि हाँ ये ऑफिस एरिया है, ये मार्केट है, यहाँ पे शॉप्स होती हैं, तो ऑफिस एरियाज में ऑफिसेज होते हैं। तो सिर्फ प्रोफेशंस ही अलग नहीं है, वो किस एरिया में सिचुएटेड है काफी बार वो भी डिफरेंट होता है। फैक्ट्रीज जो होती है वो फैक्ट्री एरिया में है, तो इस तरह से काफी डिफरेंसेस हैं इवन इन द एरियाज वेयर दैट प्रोफेशन इज सिचुएटेड। जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और कार पार्किंग की तरफ जाते हैं, बसेस की तरफ जाते हैं वापस घर जाने के लिए। इनकी जो आंट थी वो मार्केटिंग मैनेजर थी, ये तो हमें मालूम है, इन अ कंपनी जो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है। वो 50 सेल्स पर्सन को सुपरवाइज करती थी जो सिटी के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करके जाके बिस्किट सेल करते थे, और जिस फैक्ट्री में ये बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते थे, बनते थे, वो एक्चुअली सिटी के बाहर थी। तो अब जानते हैं कि इनकी जो आंट थी वो ऑफिस में क्या काम करती थी। इससे हमें आइडिया लगेगा कि जो ऑफिस में काम करते हैं लोग वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इस बच्चे की आंट और उनकी जो टीम थी 50 सेल्स पर्सन की, ये शॉपकीपर्स से ऑर्डर्स लेके आते थे बिस्किट्स के और उनसे पेमेंट कलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब अगर आप शॉप में जा रहे हो और आपको वहां बिस्किट दिख रही हैं तो किसी मार्केटिंग मैनेजर ने अपने सेल्स पर्सन को भेजा होगा और उस शॉपकीपर से उसने ऑर्डर लिया होगा कि हाँ कितने बिस्किट के पैकेट चाहिए, क्या चाहिए। उस शॉपकीपर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा और इन्होंने उतने बिस्किट डिलीवर किए होंगे। तो आप सोचो सारे प्रोफेशंस कितना मतलब इंटरकनेक्टेड भी हैं। आप जो फाइनली आपको सर्विसेज मिलती हैं आपको नहीं मालूम कि उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया है। अब जो उनकी आंट सुधा है ये काम कैसे कर रही हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड कर दिया और हर हफ्ते में एक बार ये हर रीजन के सेल्स पर्सन से मिलती थी, उनसे डिस्कस करती थी कि कौन से रीजन में सेल्स कैसी जा रही, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये डिस्कस करती थी, उसके सोल्यूशंस निकालती थी। तो इनका काम बेसिकली ये था कि इनको पूरी सिटी में उस बिस्किट की जो सेल है वो प्लान करनी होती थी, किस तरह से सेल बढ़ाएं।
इसकी वजह से उनको काफी बार देर देर तक काम करना पड़ता था और अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना पड़ता था। मतलब इनका काम भी कोई आसान नहीं था, काफी मुश्किल काम था, काफी ज्यादा दिमाग लगाने वाला और काफी मेहनत वाला। क्योंकि ये एक परमानेंट वर्कर थी, एक परमानेंट एम्प्लॉय थी कंपनी की, तो इसलिए इनको एक रेगुलर सैलरी मिलती थी हर मंथ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयज भी होते हैं, लेकिन ये अलग कैटेगरी है। ये परमानेंट वर्कर्स हैं जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है हर मंथ। और परमानेंट वर्कर थी इसलिए कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते थे, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, हॉलीडेज और मेडिकल फैसिलिटीज। इनकी सैलरी का एक हिस्सा जो है वो एक फंड में रखा जाता था विद द गवर्नमेंट। इस फंड में इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक में आप पैसे रखते हो तो इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही इस फंड में भी इंटरेस्ट मिलता है। और जब ये अपने जॉब से रिटायर होंगी तो उनको ये पैसे मिलेंगे और फिर इस पैसे को वो ऑब्वियसली यूज कर सकती हैं अपने बुढ़ापे में, जब ये काम नहीं कर रही होंगी, रिटायर हो चुकी होंगी, तो इस पैसे को वो यूज कर सकती हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दूसरी चीज हॉलीडेज। संडेज को और नेशनल हॉलीडेज को इनको ऑफिस नहीं आना पड़ता, ऑब्वियसली उस दिन छुट्टी होती है। और इनको कुछ दिन मिलते हैं एनुअल लीव के, मतलब साल में कुछ दिन फिक्स्ड है कि आप इतने दिन छुट्टी ले सकते। थर्ड चीज है मेडिकल फैसिलिटीज। एक सर्टेन अमाउंट तक कंपनी जो है वो इनकी और इनकी फैमिली मेंबर्स की मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगी। तो सुधा और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, उनके अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, डॉक्टर के बिल्स एक्सेट्रा, तो एक सर्टेन अमाउंट तक उसके पैसे जो है वो कंपनी देगी। अगर ये बीमार पड़ती हैं तो ये एक मेडिकल लीव भी ले सकती हैं जिसके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं एक परमानेंट वर्कर होने के। तो इन सब से हमें आइडिया लगा कि जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका प्रोफेशन कैसा होता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं सिटी में जो ऑफिसेज में या फैक्ट्रीज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये रेगुलर वर्कर्स होते हैं जिनकी परमानेंट जॉब्स होती है, ये कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयज नहीं होते। तो अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में काम करने की जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या है। अगर आप एक परमानेंट वर्कर हो जो एक स्पेसिफिक फैक्ट्री या ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रोज वहीं पे जाओगे काम करने के लिए। दे अटेंड द सेम ऑफिस और द सेम फैक्ट्री रेगुलरली। आपको याद होगा हमने लेबर्स के केस में डिस्कस किया था कि जो लेबर्स लेबर चौक में बैठते हैं उनको नहीं मालूम कि वो किस दिन कौन सी जगह काम करने जाने वाले हैं, लेकिन उनसे कंपेयर्ड ये जो ऑफिस और फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक ऑफिस है और इनको रोज वहीं पे जाना है काम करने के लिए। इनका वर्क क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है, इनको एग्जैक्टली मालूम है कि इनको क्या करना है। जैसे कि जो सुधा है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि उनको बिस्किट की सेल्स इस सिटी में बढ़ानी है, ये उनका काम। इनको एक रेगुलर सैलरी मिलती है और अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, अगर फैक्ट्री में काम कम हो, ऑफिस में काम कम हो, तो इनसे ये नहीं कह दिया जाएगा कि हम आपको निकाल रहे हैं, इनकी जॉब फिर भी परमानेंट ही रहेगी। तो इन्हीं सब के साथ हम आते हैं एंड ऑफ द स्टोरी में, जहाँ पे जब बच्चे अपनी आंट से मिले तो उनकी कार में बैठे और वापस घर आने लगे। पूरा दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, पर अपने कजिन के साथ घूमने में ऑब्वियसली उस बच्चे को मजा भी बहुत आया। इट वॉज अ फन डे। और इतना घूमने की वजह से उस चाइल्ड को ये भी आइडिया लग गया कि एक सिटी में लोग अलग अलग तरह के कौन से काम करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू इन सिटीज। बहुत ही डिफरेंट तरह के काम करते हैं, लेकिन एक कॉमन बात ये है कि ये सारे काम जो हैं वो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। दैट इज व्हाट टाइज पीपल टुगेदर। आपको जो भी चीजें, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जरूरत है वो कोई ना कोई आपके आसपास प्रोवाइड कर रहा होगा, जिससे हमारी लाइफ आसान बनती है। और इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारी टीम को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए, आपके पास और अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आने के लिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।